को प्रूव करना है। पर अगर हम खुद ही उसे कहेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे तो फिर बेटा वो धीरे धीरे मानने लगता है कि शायद हम इसके योग्य नहीं है। आप में से हर बच्चा इस सीजीएल के हर एग्जाम को क्रैक करने की काबिलियत रखता है, बस आपको रोजाना अपने दिमाग को फीड करना है। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ठीक है, थैंक यू। तैयार हो गए आप सब? बहुत बढ़िया, चलते हैं, शुरुआत कर देते हैं बेटा। तो देखो शास्त्रीय नृत्य सबसे पहले, क्लासिकल डांस, ये मैंने मैप पे भी दे दिया है, कभी कभी आप मैप पे नजर भी मारना कि शास्त्रीय नृत्य हमारे कहां कहां है, तो मैप के माध्यम से भी आपको, हालांकि ये मैप थोड़ा पुराना है, इसमें जम्मू कश्मीर और वो लद्दाख अलग नहीं है, पर कोई बात नहीं, आपको केवल क्लासिकल डांस के हिसाब से देखना है। अच्छा, पहला सवाल ही बनता है, मैं आपको साथ में बताऊंगा कि किस तरह के सवाल बनते हैं, ताकि आपका एक जो जिज्ञासा है वो भी शांत होती रहे कि सवाल कैसा आएगा। तो बेटा ध्यान रखना है, क्लासिकल जो डांस है उनकी संख्या, उनकी जो संख्या है सीधे सीधे 8 होती है। और पहला सवाल बनता है, भारत में क्लासिकल डांसेस जो है यानी शास्त्रीय नृत्य जो है उनकी संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्य क्या है? पहले तो शास्त्रीय नृत्य बेटा उस लेवल के, उस स्तर के नृत्य हैं कि उनको केवल डांस ना मान के हमने क्या मान लिया है, हमने उनको उपासना मान लिया है, हमने उनको पूजा का दर्जा दिया है, यानी वो कहीं ना कहीं भगवत भक्ति, ईश्वर की भक्ति से जुड़ी हुई चीजें हैं। शास्त्रीय नृत्य वही है क्लासिकल डांस, यानी जिनका क्लास हो। आप कभी कभी बात करते हो ना, यार उस लड़की की तो क्लास है यार, मतलब क्लास मतलब उसका एक उच्च लेवल है, उच्च स्तर का वो बच्चा है। ठीक है, तो जो क्लासिकल डांसेस हैं बेटा वो 8 हैं। और याद रखना है ये, लेकिन 2 संस्थाएं हैं जो अलग अलग हमें बताती हैं कितने क्लासिकल डांस हैं। तो एक है संगीत नाटक अकेडमी, और ज्यादातर यही पूछा जाता है कि संगीत नाटक अकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं? तो बेटा 8 हैं। कितने क्लासिकल डांस हैं? 8। अगर वो संगीत नाटक अकेडमी लिखना भूल भी जाए तो भी आपको संगीत नाटक अकेडमी ही मानना है, जब तक ये ना लिखे कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय है उसके अनुसार कितने डांस हैं। तो उसके अनुसार हमारे 9 क्लासिकल डांस हैं। वैसे डांस हमारे यहाँ दुनिया भर के हैं, पर हम उन डांसेस की बात कर रहे हैं जो शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। शास्त्रीय नृत्य कौन सा होता है भैया? कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? हमें कैसे पता चले, हमें कहां से पता चला कि ये क्लासिकल है? हमारे गांव पे तो होली में नाचते हैं, क्या वो क्लासिकल नहीं है? बेटा शास्त्रीय नृत्य का हमें सबसे पहला वर्णन दिया भरत मुनि जी ने अपने एक ग्रंथ में, अपनी एक बुक में। उस बुक का नाम है नाट्यशास्त्र। क्या नाम है? नाट्यशास्त्र। तो आपसे पूछेगा कि भाई क्लासिकल डांसेस की जानकारी हमें कहां से मिलती है, इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? तो ये हमें नाट्यशास्त्र में मिलती है। कहां पे मिलती है? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र को बेटा, क्योंकि बुक है, अंग्रेजी में भी नाट्यशास्त्र ही कहेंगे। तो हमने देखा क्लासिकल डांस 8 है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार 9 है। याद रखना है बेटा 9वां कौन सा है? आप कह रहे हो यहां तो 8 है, यहां 9 है, तो 9वां तो कोई होगा। संगीत नाटक अकादमी जिसे नहीं मानती वो भी तो कोई डांस होगा ना। हाँ, ये सवाल लाजमी है। और बेटा ये है छऊ। और इसलिए अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में नहीं आता है, तो आप उसे छऊ कर दोगे। क्या कर दोगे? छऊ कर दोगे बेटा। बेटा मैं नोट्स के लिए फिर एक वीडियो लाता हूं, नोट्स कैसे बनाए, है ना। अभी आप देखो, लेकिन साथ साथ मत बनाना नोट्स। अगर आपने साथ नोट्स बनाने की कोशिश की ना तो आप चीजों को समझने में पीछे रह जाएंगे। और मेरे ख्याल से क्लास का उद्देश्य ना, ज्यादा बड़ा उद्देश्य क्लास का समझना है, ना कि नोट्स बनाना। ठीक है, नोट्स तो हम कई बार किसी की कॉपी भी करवा लेते हैं, मतलब मेन चीज है हम यहाँ समझने के लिए आए हैं चीजों को। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 नृत्य और संस्कृति के अनुसार 9, 9वां छऊ है। और यहां से सवाल बनेगा फिर शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी कहां मिलती है? तो नाट्यशास्त्र में। और सीधे सवाल आता है कि नाट्यशास्त्र को किसने लिखा? तो वो भरत मुनि नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने इसे ना क्या किया है, लिखा है, वो इसके ऑथर हैं। अब ये नाट्यशास्त्र कितना जरूरी है या कितना महत्वपूर्ण है, ये आपको पता चल जाएगा इस बात से कि भारतीय संस्कृति में वेद होते हैं वैसे 4, लेकिन 5वां वेद इस नाट्यशास्त्र को कहा जाता है। और सवाल पूछ लेता है सीधे सीधे एग्जामिनर कि भैया पंचम वेद किस पुस्तक को कहा जाता है? तो आप बताओगे पंचम जो वेद है बेटा, पंचम जो वेद है बेटा वो नाट्यशास्त्र को ही कहा जाता है। अब हमने 9वां डांस देखा था संस्कृति मंत्रालय के अनुसार छऊ। और छऊ अगर संस्कृति मंत्रालय हटा दे तो फिर हम उसे क्या मानते हैं? शास्त्रीय नृत्य तो आपने मना कर दिया कि वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, वो क्लासिकल डांस नहीं है, ये तो आपने मना कर दिया। तो बेटा वो सेमी क्लासिकल यानी अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। और सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है कि छऊ को किस तरह के नृत्य की कैटेगरी में रखा जाता है? तो इसको बेटा अर्धशास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है। और एक सवाल सीधे बनता है कि छऊ को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कब घोषित किया? 2010। हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या है, ये कितनी है, पहली बार इसमें कौन शामिल हुआ, लेटेस्ट कौन है, ये हम बाद में करेंगे। फिलहाल आपको सवाल देखना है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में छऊ को कब शामिल किया गया है? 2010 में शामिल किया गया है। 2010 में। छऊ 3 प्रकार का होता है और यहां से सवाल बनता है सीधे सीधे, यानी छऊ डांस है ना, इसके अंदर भी 3 कैटेगरी है। और वो कैटेगरी अलग अलग क्षेत्र के आधार पर है, क्योंकि जो छऊ या छौ, ठीक है, इसको छौ भी बोल देते हैं, अंग्रेजी वाले बच्चे ज्यादातर छौ ही बोलते हैं। तो जो छौ है या छऊ है बेटा 3 प्रकार का है, 3 जगहों के आधार पर। एक है सरायकेला छऊ, एक कैटेगरी इसकी क्या है? सरायकेला छऊ। नंबर 1 है सरायकेला छऊ, नंबर 2 बेटा मयूरभंज छऊ, नंबर 3 पुरुलिया छऊ। क्योंकि ये झारखंड में होता है सरायकेला क्षेत्र में, मयूरभंज बेटा उड़ीसा में है, और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में। अब हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज से, हम किसी किसी चीज से कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा कि सरायकेला कहां पे है? तो हम याद रखेंगे, देखो मयूर उड़ता है तो मयूरभंज वाला उड़ीसा में मिलेगा, इनको अंग्रेजी में भी सेम ही कहते हैं। देखो मयूरभंज छौ उड़ीसा में, तो मयूरभंज क्योंकि मयूर उड़ता है तो मयूरभंज उड़ीसा में। पुरुलिया पश्चिम बंगाल, हम पूरी स्टैटिक जीके में पश्चिम बंगाल को किससे कनेक्ट करेंगे? हम पश्चिम बंगाल को बंगला वर्ड से कनेक्ट करेंगे और पूरी स्टैटिक जीके में चलेगा वो। तो भैया अगर आपको बंगला लेना है तो पूरा ही लोगे ना, पूरा लिया। भैया बंगला अगर लेना होगा तो पूरा लोगे, नहीं लोगे, या कहोगे कि ना जी हमें 2 कमरे हमें दे दो और बाकी आप रख लो। ये बंगला लिया है तो पूरा लेना है, ठीक है। तो पुरुलिया बंगला। और एक सराय है, वहां पे बेटा जहां केला का पेड़ है वहां तो झाड़ियां मिलेंगी चारों तरफ, क्योंकि केला का पेड़ भी ऐसी जगह लग जाता है, झाड़ झुंड जैसा ही।
और झारखंड को हम ज्यादातर झाड़ियों से पूरी स्टैटिक जीके में कनेक्ट करने वाले हैं। तो ध्यान रखना है बेटा, ये हमें ध्यान रखना है कि सरायकेला छऊ झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा में, और पुरुलिया कहां पे बेटा, पश्चिम बंगाल में। अब इनमें मुखौटे का यूज होता है, लेकिन एक में नहीं होता बस। और यहां से सवाल बनता है सीधे सीधे कि कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें मुखौटे का यूज नहीं होता, मास्क का यूज नहीं होता है। तो आपको बताओगा बेटा, ये मयूर इतना सुंदर है, उसे मुखौटा पहनने की जरूरत है भला? मयूर इतना सुंदर है, उसको किसी भी प्रकार का कोई मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना है बेटा, तो इसमें मुखौटा का यूज नहीं होता है, मास्क का यूज इसमें नहीं होता है बेटा। जबकि याद रखना है, मुखौटे का यूज यहां पे होता है और मुखौटे का यूज यहां पे भी होता है। तो हमें पता होना चाहिए, दो में मास्क का यूज होगा और वो पुरुलिया और सरायकेला है, लेकिन मयूरभंज में बेटा नहीं होने वाला है, मयूरभंज में नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। आगे पहुंचते हैं कि भरतनाट्यम, फिर सवाल बनता है यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं देख लो। भरतनाट्यम का संबंध ध्यान रखना है किस राज्य से है। तो यहां पे आपको याद रखना है बेटा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कहां का है? तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम कहां का है बेटा? मोहिनीअट्टम केरल का डांस है। कथक कहां का है? कथक बेटा यूपी या तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया का, दोनों जगह पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया, ये पूछा जाता है कहां के लिए? कथक के लिए। ओडिसी कहां का बेटा? ये तो सिंपल हो जाएगा, ओडिसी नाम में ही छिपा हुआ है, उड़ीसा। मणिपुरी यहां भी नाम में ही छिपा हुआ है बेटा, मणिपुर। फिर आपसे पूछा जाएगा कुचिपुड़ी, तो कच्चीपुड़ी। ध्यान रखना है, हम हमेशा कच्चीपुड़ी को अंधे आदमी से कनेक्ट करेंगे कि भैया कच्चीपुड़ी दे दी अंधे आदमी को। लगा इसे थोड़ी पता चलेगा, अरे भाई टेस्ट से तो पता चल जाएगा, टेस्ट से भी पता नहीं चलेगा क्या? तो ध्यान रखना है, ये कुचिपुड़ी बेटा आंध्रा का है। कहां का है? आंध्रा का। सत्रिया असम का डांस है बेटा, असम। ठीक है, सत्रिया। और कथकली भी केरल का है। अब एक सवाल एसएससी ने पूछा कि इनमें से कौन से राज्य में दो क्लासिकल डांस है? इनमें से कौन से राज्य में दो क्लासिकल डांस है? ये सीधे सीधे पूछा बेटा, इनमें से कौन से राज्य में दो क्लासिकल डांस है? तो सीधे सीधे केरल में है। अब यहां से एक बहुत कॉमन सवाल आता है कि कौन कौन से भाग में है। आपसे पूछेगा कि भैया इनमें कौन सा उत्तर भारत का है? तो देखो केवल कथक ऐसा है जो उत्तर भारत का है। कथक कहां पड़ रहा है? ऊपर उत्तर प्रदेश में, तो कथक उत्तर भारत का है। और ये हम समझेंगे यहां से, ये है कथक, ये कथक है, तो ये कहां पे दिखेगा आपको? उत्तर भारत। कथक है तो बेटा कहां पे होगा? उत्तर भारत। और ये सवाल सीधे सीधे एसएससी पूछता है, जो जो ज्यादातर सवाल है ना वो बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल लेवल के पूछता है। कुछ सवाल पूछता है मुश्किल, वो हम देखेंगे। हाँ, तो आपको पता होगा अगर कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश में है तो आपको पता चल जाएगा। अब पूछेगा इनमें से कौन सा उत्तर पूर्व भारत में है? तो बेटा सत्रिया और मणिपुरी। उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, तो कौन सा बेटा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बेटा सत्रिया है और मणिपुरी है। पूछेगा कौन सा ईस्टर्न इंडिया में है? पूर्वी भारत में। तो ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्वी भारत में ध्यान रखना है कौन सा है? तो बेटा वो आता है ओडिसी। कौन सा आता है? ओडिसी। और फिर आपसे पूछेगा दक्षिण भारत के कौन कौन से डांस हैं? तो देखो मोहिनीअट्टम सदर्न इंडिया में है, कथकली भी सदर्न इंडिया में है बेटा, कुचिपुड़ी भी साउथ इंडिया में ही आता है, और भरतनाट्यम भी साउथ इंडिया में आता है। तो ये चारों के चारों कहां पे हैं? ये साउथ इंडिया में है। और ये सवाल आपको अगर प्रीवियस में जाओगे ना आप, तो बड़ा कॉमन मिलेगा कि भैया कथकली का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? उत्तर भारत से है, पश्चिम भारत से है, उत्तर पूर्व से है, या दक्षिण भारत से है? तो मेनली जो चार डांस है वो तो केवल और केवल दक्षिण भारत में ही आ जाते हैं। एक उत्तर भारत में आता है, पूर्वी भारत में बेटा ये उड़ीसी आता है, ओडिसी। और याद रखना है यहां सत्रिया और मणिपुरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं। कहां पे आते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये चीज क्लियर है? बताओ जल्दी से, क्या ये बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार आपका थम्स अप चाहूंगा, अगर आपको क्लियर है तो एक बार आपका थम्स अप चाहूंगा कि अगर यहां से सवाल होगा तो हम गलत नहीं करने वाले हैं, हम गलत नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये आगे यहां तक, हम यहां तक देख चुके हैं, ये हम देख चुके हैं सिंपल सवाल ये कौन से राज्य में चलता है। ये मैंने यहां पे आपको और दे दिया है, आप राज्य भी पहचानना साथ में। ये वैसे भी बिल्कुल अपडेटेड नक्शा है इसमें, तो आपको पहचानने की कोशिश करनी है कहां कहां ये राज्य है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। पहला डांस है हमारा भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम से संबंधित अब आएंगे थोड़े स्टैंडर्ड सवाल कि अगर एसएससी कुछ अलग से पूछने लगा तो आप कैसे बताओगे। तो ध्यान रखना है बेटा, इसका पुराना नाम था सादिर, मंदिरों को समर्पित, यानी मंदिरों में होता था ये अक्सर। मंदिरों में ऐसा भी होता था कि लड़कियों को होते ही मंदिर को समर्पित कर दिया जाता था कि भाई ये लड़की हमने मंदिर को दान दे दी, ये ईश्वर की भक्ति का ही काम करेगी, और ईश्वर की भक्ति के लिए बेटा दे दिया, और उसका फिर नाम हो जाता था देवदासी। देवदासी, तो ये देवदासी प्रथा जो है फिर धीरे धीरे इसका क्या होने लगा? गलत यूज होने लगा। वैसे तो एक बच्चा जिसे अभी समझ नहीं है कि मेरे जीवन के साथ क्या हो रहा है, उसे मंदिरों को किसी को भी समर्पित कर देना बेटा गलत है। जब तक उसे समर्पित, जिसे समर्पित किया जा रहा है, जब तक उसे पता ही नहीं है कि मुझे कहां भेजा जा रहा है, तब तक हमें उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे भेजना गलत है, चाहे वो भगवान की भक्ति जैसा पवित्र काम ही क्यों ना हो, क्योंकि भगवान की भक्ति भी अंदर से आनी चाहिए ना, किसी से थोपने से तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना है पुराना नाम सादिर है, और ये सवाल बहुत बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का बेटा कि सादिर किस नृत्य का नाम है? तो भरतनाट्यम का है। ये भरतनाट्यम लगभग 2000 साल पुराना है, लगभग 2000 ईयर्स ओल्ड है बेटा ये डांस। ठीक है, तो 2000 साल पुराना है, और याद रखना है ये ओल्डेस्ट डांस की कैटेगरी में आता है, सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है बेटा। ठीक है, सबसे पुराने समय से ये चला रहा है। ठीक है, तो याद रखना है भरतनाट्यम पुराना नाम ही प्रीवियसली सादिर के नाम से जाना जाता था। कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? दूसरा सवाल बनेगा। अब ये कई भागों में होता है, और सवाल बने हैं कि इनमें भरतनाट्यम के दो भाग मेनली पूछे जाते हैं। किससे शुरू होता है? अलारिपू। तो ये डांस बिगिन होता है किसके साथ बेटा? स्टार्ट होता है अलारिपू से, और अंत होता है तिल्लाना। अब पेपर में आप कंफ्यूज मत हो जाना कि तिल्लाना शुरू में था या तिल्लाना बाद में था। भैया जो तालियां बजती हैं, जो चिल्लाते हैं दर्शक, वो डांस की शुरुआत में या डांस के लास्ट में? जब डांस बिल्कुल लास्ट हो रहा होता है ना, तो तालियां, तिल्लाना या चिल्लाना तभी होता है, तभी भैया हुटिंग होती है। होती है हुटिंग? नहीं होती है? ठीक है, चलिए। अलारिपू ये 6 भाग हैं, हालांकि आपको 2 ही
कोई बच्चा चाहे तो बेशक एक नजर मार ले, लेकिन ये दो ही याद करने हैं, एग्जाम में यही से सवाल बन जाता है। अन्य नाम तो सादिर तो देख ही लिया, अग्नि नृत्य नाम से भी जाना जाता है और दासी नाम से भी और सादिर नाम से भी। तो ये तीन नाम आपको मिलेंगे और सवाल बनेगा भरतनाट्यम किन किन नामों से जाना जाता है, भरतनाट्यम किस किस नाम से जाना जाता है। तो ये तीन बनेंगे। अब ये कौन से धर्म से है? ज्यादातर आपको दो धर्मों से मिलेंगे। जो डांस है ना हमारे, दो चीजों से रिलेटेड है, या तो वैष्णव धर्म से या तो शैव धर्म से। तो जो वैष्णव है याद रखना है, वैष्णव मतलब भगवान विष्णु की विचारधारा से प्रेरित है, यानी उनको मानने वाले। और शैव धर्म तो याद रखना है वो भगवान शिव के। तो याद रखना है भरतनाट्यम, ये सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है कि भैया ये किससे है, तो शैविज्म से प्रेरित है ये। ठीक है, कौन से आइडियाज इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं, तो शैविज्म के जो आइडिया है शैव धर्म के भरतनाट्यम में किए जाते हैं। ठीक है, चलिए। और इसमें एक वर्ड पूछा जाता है एकाहार्य किसे कहते हैं, अंग्रेजी में भी एकाहार्य है। तो जब एक सोलो आर्टिस्ट यानी अकेला आर्टिस्ट अलग अलग भूमिकाएं निभाता है, कभी वो कुछ बन जाएगा डांस में, फिर उसका भूमिका खत्म होकर दूसरा बन जाएगा, फिर उसकी भूमिका खत्म हुई तीसरा बन जाएगा। तो जब एक सोलो आर्टिस्ट ही अलग अलग डिफरेंट रोल्स प्ले करता है, अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करता है बेटा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एकाहार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकाहार्य बोलते हैं, याद रखना है। तो सीधे सीधे पूछा जाएगा ये भरतनाट्यम में एकाहार्य किसे कहते हैं, तो बेटा जब एक ही कलाकार अलग अलग डिफरेंट रोल्स निभाता है, विभिन्न भूमिकाओं को निभाता है, तो उसे एकाहार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकाहार्य। और बेटा नट्टू वनार नाम और है, कविता पाठ करने वाला, एक तरह से निर्देश देने वाला, डायरेक्शंस देने वाला, कि भैया बाकी सब लोग कर रहे हैं डांस और वो जो है क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं, कविता पाठ कर रहे हैं केवल, तो उसको बोला जाता है नट्टू वनार। क्या बोला जाता है? नट्टू वनार। प्रशिक्षक भी बोल देते हैं इनको, प्रशिक्षक हैं ये, ट्रेनर है एक तरह से। ठीक है, ट्रेनर है एक तरह के बेटा। ठीक है, तो नट्टू वनार जो है ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर नाम से भी इनको जान सकते हो। ठीक है, चलिए। सवाल सीधे आता है कि नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला, यानी जो ड्रामा की तरह किया जाता है, ड्रामा नाट्य नाटक की तरह, वो रूप पाने वाला भारत का पहला क्लासिकल डांस कौन सा है? भरतनाट्यम। मैं फिर बता रहा हूं कि जो बहुत हल्के सवाल है वो वहीं से आ जाते हैं, यहां से सवाल बनते हैं थोड़े से स्टैंडर्ड बालक को देखते हुए। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको प्रीवियस में भी मिल जाएगा एक या दो जगह तो जरूर, कि भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंध यानी बैन लगाया था। तो भरतनाट्यम पर ये तारीख ही पूछी जाती है, 1910 में। दूसरी तरह से सवाल कैसे बनेगा कि कौन से नृत्य पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में बैन लगा दिया? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया भरतनाट्यम पर, कब? 1910 में। 1910 में बेटा। कटका हस्त मुख, जो कटका मुख हस्त मुद्रा, सीधे पूछा जाएगा कि भाई कटका मुख हस्त मुद्रा का संबंध किससे है, जिनमें 3 उंगलियों का यूज होता है, तो उसका संबंध भी भरतनाट्यम से है। किससे है? भरतनाट्यम से उनका संबंध है बेटा, याद रखना है। और एक फिर लास्ट सवाल यहां से बनता है कि कौन से मंदिर के गोपुरम पर, कौन से मंदिर के गोपुरम पर, ध्यान रखना है बेटा, भरतनाट्यम की तस्वीरें हैं, यानी कि कौन से मंदिर के गोपुरम पर पिक्चर हैं, किसकी? भरतनाट्यम की। और गोपुरम आपको पता होना चाहिए, विशाल प्रवेश द्वार, विशाल यानी कि बहुत ज्यादा लार्ज एंट्रेंस होता है ना, बहुत बड़ा विशाल। कभी कभी आपने देखा होगा जो साउथ के मंदिर हैं, हमारे इधर के मंदिरों में क्या है, पहले छोटा सा गेट है बाहर, अंदर जाके मेन मंदिर है। साउथ में जो बिल्कुल मंदिर की बाहरी दीवार है वो ही बहुत ऊंची है, उसी को गोपुरम कह देते हैं। तो जो एंट्रेंस है ना, एंट्रेंस जो प्रवेश द्वार होता है ना, प्रवेश द्वार है, वही गोपुरम होता है, यानी कि एक तरह से जो एंट्रेंस है वही गोपुरम होता है बेटा। तो साउथ में गोपुरम, और ये हम गोपुरम वैसे जब टेंपल पढ़ेंगे ना, टेंपल, तब भी आपको पढ़ाया जाएगा जब टेंपल पढ़ेंगे। देखो ये है इस टाइप का, ये है बेटा, देखो ये गोपुरम है, यानी कि ये मेन गेट है, और ये ही कैसा विशाल है। आपको क्या इधर ऐसे मंदिर देखने को मिलते हैं? आपको इधर ऐसे मंदिर देखने को मिलते हैं क्या? बताओ जल्दी से, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आपको इधर ऐसे मंदिर देखने को मिलते हैं नॉर्थ इंडिया में? तो जल्दी चलिए एक बार जल्दी से बस रिवीजन करवा देता हूं, बहुत फास्ट रिवीजन इस 1 मिनट में इसका, क्योंकि आपको भी ऐसे करना है टुकड़ों में। आपने थोड़ा सा पढ़ा फिर इसका एक रिवीजन मार लिया, हाँ इधर नहीं मिलता है ना। चलिए, तो पुराना नाम इसका सादिर है। भरतनाट्यम किसको समर्पित है? मंदिरों को। नृत्य का आरंभ अलारिपू से होता है। नृत्य जो है एंड कहां पे करता है? तिल्लाना पे। तिल्लाना कितने भाग हैं ये जरूर देख लेना, 6 भाग, 6 भाग हैं इसके, है ना। नृत्य कितने भागों में होता है? 6 में। अग्नि नृत्य के नाम से भरतनाट्यम को, दासी अट्टम के नाम से भरतनाट्यम को जाना जाता है। कौन से धर्म के विचारों की प्रस्तुति है? शैव धर्म के। एकाहार्य किसे कहा जाता है? तो जब एक ही आर्टिस्ट, सोलो आर्टिस्ट कई तरह के रोल प्ले करता है तो उसको कहा जाता है, कई तरह के, ध्यान रखना है बेटा, है ना। ठीक है बेटा, रोल प्ले करता है। नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला कौन सा है? नाट्य रूप, यानी एक तरह से ड्रामा की तरह जो किया जाए, तो बेटा याद रखना है वो भरतनाट्यम है। 1910 में प्रतिबंध लगाया गया। और चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर कौन से डांस की तस्वीरें हैं? तो बेटा वो भरतनाट्यम की ही है। आ जाइए मोहिनी अट्टम। देखो बेटा, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा, आपको पता है जब राक्षस का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप लिया था, उस अवतार से प्रेरित ये डांस है कि भैया भगवान विष्णु ने किया था ये डांस। ठीक है, क्यों किया था? क्योंकि उसे राक्षस को उन्हें क्या करना था? अपनी तरफ मोहित करना था। तो मोहिनी अट्टम की मेन थीम है किसी को मोहित करना। सवाल कैसे बनता है? अब मोहित कौन करेगा भारतीय संस्कृति में बेटा? महिलाएं। तो याद रखना है कि भैया कौन सा नृत्य विशेष रूप से महिलाओं, यानी एकल महिला वो भी खासतौर पे, के द्वारा किया जाता है? तो मोहिनी अट्टम। दूसरा सवाल बनता है भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी। भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी सीधे सीधे आपको बताना है बेटा। तो भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी मोहिनी अट्टम में है। अब पूछा जाएगा कसाबू साड़ी किसमें पहनी जाती है? देखो कसाबू साड़ी को हम ऐसे याद करेंगे, भैया हम कसी हुई ड्रेस पहनते हैं ना, कभी कभी अगर वर्दी, अगर कहीं कोई बच्चा है कसी हुई ड्रेस पहनता है, तो कसी हुई ड्रेस मतलब वहां हम ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, हम ज्यादा लोगों को मोहित कर पाते हैं ना। तो कसाबू साड़ी का प्रयोग भी भैया किसमें? बिल्कुल फिटिंग की साड़ी, मोहित करने के लिए, मोहित करने के लिए बेटा, याद रखना है। ठीक है, चलिए कसाबू साड़ी का प्रयोग सीधे सीधे पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है व्यवहार माला। व्यवहार माला नामक ग्रंथ में कौन से डांस का उल्लेख है? अब बताओ, क्या आपको कभी कभी किसी का व्यवहार मोहित कर लेता है?
क्या कभी कभी किसी का व्यवहार मोहित करता है आपको? हाँ जी, अरे वो वैसा तो नहीं था भाई, ज्यादा अमीर तो नहीं था, पर उसके व्यवहार ने बड़ा मोहित कर लिया। उसने घर जाने पे जो मेरी आवभगत की, उसने बड़ा भाई, उसने जो स्वागत किया, जो वेलकम किया, ये उसने तो मुझे मोहित कर दिया। तो याद रखना है बेटा कि किस नृत्य में केरल में कसावू साड़ी पहनी जाती है, तो मोहिनीअट्टम। और बेटा याद रखना है व्यवहार माला कौन से व्यवहार माला नाम की एक बुक है, ग्रंथ है, उसमें बेटा याद रखना है कौन से डांस का उल्लेख है, तो मोहिनीअट्टम। भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी। भैया जो मोहित कर ले, कभी कभी आपने देखा होगा पड़ोस में शादी हो जाती है और शादी के बाद उसकी माँ कहती है बेटे की, अरे तेरे पे क्या जादू कर दिया इस जादूगरनी ने, क्या जादू कर दिया? तो जादू क्या होता है भैया? मोहित हो जाता है आदमी। क्या हो जाता है? मोहित। तो मोहित याद रखना है जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है मोहिनीअट्टम को। तो इसे हम वैसे कनेक्ट करेंगे, ट्रिक नहीं है, ट्रिक तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने पहली क्लास ट्रिक वाली क्यों नहीं रखी? क्योंकि हो सकता है कि मैं एक ही क्लास की अच्छी ट्रिक बता पाऊंगा। आप कहोगे जी पहली क्लास तो बड़ी बढ़िया ट्रिक से करवाई थी, इसलिए ट्रिक नहीं रखी है। ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट वाली है, सिंपल कंसेप्ट वाली बेटा ध्यान रखना है। और केवल क्या करना है, थोड़ा सा बच्चों को इससे कनेक्ट करके पढ़ाना है। फिर एक क्लास 3 डेमो में से मैं आपको उसकी भी दूंगा, जो उसे कहते हैं हमारी ट्रिक, फिर आप देखना। तो किस नृत्य में? कसावू साड़ी मोहिनीअट्टम में व्यवहार हमें मोहित कर लेता है, भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी। और जादूगरनी का नृत्य, भैया क्या जादू कर दिया तुझ पे? तो जादूगरनी का नृत्य मोहिनीअट्टम को कहा जाता है, मोहिनीअट्टम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें भाषा मणिप्रवलम। और मणिप्रवलम जो भाषा है वो दो भाषाओं का संयोजन है, जोड़ है, संस्कृत प्लस मलयालम। मलयालम मलयालम हाँ जी, मलयाली लोग जिसे बोलते हैं, केरल के लोग जो बोलते हैं, तो उसको हम मणि प्रबलम कह देते हैं अगर उसमें संस्कृत मिला दी जाए। मलयाली लोग केरल के लोगों को कहा जाता है, मलयाली संस्कृति केरल की संस्कृति, मलयालम केरल की भाषा। तो याद रखना है मणि प्रबलम भाषा का यूज किया जाता है किसमें? तो संस्कृत और मलयालम। और याद रखना बेटा इसके भी 3 नृत्य रूप हैं और ये तीनों एक साथ पूछे हुए हैं, तेविति चियात्तम, नंगई नाटकम और बेटा दासियात्तम। दासियाट्टम वो दासियट्टम है, ये दासियाट्टम है। और ये अकेला पूछते तो शायद कंफ्यूज भी करता, तीनों पूछ रखे हैं, तेविति चियात्तम, नंगई नाटकम और बेटा दासियाट्टम, ये तीनों एक साथ पूछे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक जल्दी से 1 मिनट में बता दूं क्या क्या किया हमने अभी महिलाओं द्वारा, एकल महिला द्वारा विशेष रूप से। भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी किस नृत्य में? केरल कसावू साड़ी मोहिनीअट्टम में। व्यवहारमाला ग्रंथ में कौन से डांस का? मोहिनीअट्टम बेटा। भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी मोहिनीअट्टम में। जादूगरनी का डांस मोहिनीअट्टम में। मणिपुरी में आ जाओ, मणि बेटा। तो भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानियां कौन से डांस में? बेटा देखो मणि वगैरह की कहानी हम बचपन में ही तो सुनते थे, मणि की जब दादी मां सुनाती थी, बेटा एक राजा था उसके पास मणि थी, वो आपको बड़े होकर मिली है? बड़े होकर मिली है बेटा? ठीक है, चलिए वैष्णव संप्रदाय से। अभी हमने भरतनाट्यम को किससे देखा था? तो भरतनाट्यम को हमने देखा था बेटा शैव समुदाय से, यहाँ वैष्णव समुदाय होगा। अब मणिपुरी के 2 भाग पूछे जाते हैं और ये 2 भाग हैं कौन से? जागोई और चोलम। जागोई और चोलम। तो सीधे सीधे मणिपुरी नृत्य के 2 डांस के जो 2 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? जागोई और चोलम। ठीक है, इनको अंग्रेजी में भी यानी इसको क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट्स में, एक पार्ट इसका जागोई है और एक चोलम है। जागोई है और चोलम है बेटा, और ये वैष्णव संप्रदाय से है जैसे भरतनाट्यम शैव समुदाय से था। अब ये तो हमने पार्ट देख लिया, इसकी 3 मुख्य स्टाइल है और वो 3 स्टाइल पूछी जाती हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला, ये 3 तो है स्टाइल, शैलियां, और 2 भाग थे जागोई चोलम, जागोई चोलम, जागोई चोलम। जो चीज मुश्किल लगे उसे वहीं 2-3 बार रिपीट करना है, जहां भी मुश्किल लगे। ठीक है, चलिए इसमें 64 तालों का प्रयोग। सीधे सवाल आएगा कि मणिपुरी डांस में कितनी तालों का प्रयोग होता है बेटा? कितनी ताल हैं जो इसमें यूज की जाती हैं? और बेटा कौन सा डांस ऐसा है जिसमें कलाकार डायरेक्ट आई कांटेक्ट से बचते हैं, सीधे आंख नहीं मिलाते दर्शकों से? इसको याद करने का एक छोटा सा आपके दिमाग में लगाना है कि भैया किसी के पास मणि है, मणि, भैया मणि वाला आदमी तो उससे तो कोई भी सीधे क्या ना मिला सके, आंख ना मिला सके, क्योंकि मणि से तो भैया चुंधिया जाएंगी आंखें, मणि की फ्लैश पड़ेगी आंखों पे, तो मणि से चुंधिया जाएंगी। तो कलाकार दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाते हैं, डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं करते हैं बेटा ऑडियंस के साथ, और वो भी कौन सा है? मणिपुरी डांस है। कौन सा है? मणिपुरी डांस है। तो हमने इसके 2 भाग देख लिए, 2 पार्ट में होता है, जागोई चोलम। 3 स्टाइल देख ली बेटा। 3 स्टाइल कौन कौन सी है बताओ जल्दी से? मैंने 3 स्टाइल बताई थी इसमें, जिनमें खासतौर पर एक रासलीला है। रासलीला किसकी कहानियों से संबंधित है? राधा और कृष्ण की थीम पे है। 3 स्टाइल बताओ जल्दी से मणिपुरी के, जल्दी। रासलीला, संकीर्तन, बहुत बढ़िया, और लाई हरोबा, ये 3 इसकी शैलियां हैं, स्टाइल है, यानी 3 तरह से होता है। ठीक है बेटा, दर्शक से सीधी आंख नहीं मिलाई जाती। और याद रखना है एक सवाल यहां से सीधे बना हुआ है कि एक सिलिंड्रिकल स्कर्ट होती है, ड्रेस है ये सिलिंड्रिकल स्कर्ट, यानी कि बेलनाकार स्कर्ट, बेलन के आकार की, जिसको पोटलोई या योटिओई भी कहा जाता है, योटिओई। तो ध्यान रखना है पोटलोई या योटिओई का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो बेटा ये मणिपुरी डांस में किया जाता है, मणिपुरी डांस में किया जाता है। और नागबंध मुद्रा, नागबंध मुद्रा, अब आप कहोगे भैया नाग के पास ही तो होती है मणि, अगर आप वहां पे भूल जाओ ना पेपर में, तो यहां से अभी कनेक्ट करके जाओ कि नाग के पास ही होती है मणि। मणि किसके पास होती है? नाग के पास। तो नागबंध जो मुद्रा है वो भी मणिपुरी डांस से है। कसावू साड़ी किससे बताई थी मैंने? कसावू साड़ी। तो कसावू साड़ी आपको बताना है बेटा, कसावू साड़ी का संबंध किससे है ये आप रिकॉल करने की कोशिश करो। ठीक है, नट गायन भी किससे जुड़ा हुआ है? मणिपुरी से। तो ये सीधे सवाल आए हुए हैं, ये जो हम फैक्ट बता रहे हैं ना, ये सवाल धीरे 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 आपकी इस पे पकड़ बनती चली जाएगी, क्योंकि आए हुए हैं। दर्शकों से आंख नहीं मिला रहे, हाँ जी, क्योंकि मणि है उसके पास में, मणि वाले से तो नहीं मिला सकते। वो बेलनाकार स्कर्ट पहनी हुई है, हाँ, तो सीधे सीधे मणिपुरी होगा बेटा। सिलेंड्रिकल स्कर्ट वाला क्या होगा? तो वही होगा। बहुत बढ़िया बेटा, कसावू साड़ी मोहिनीअट्टम, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। अपने लिए तालियां बजा दो एक बार, तालियां बजा दो बेटा एक बार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ, ये यहां महत्वपूर्ण है, पेना। देखो जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं,
पर जो पैना है ना, इससे सवाल कैसे बना हुआ है कि पैना किस नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो पैना जुड़ा हुआ है बेटा मणिपुरी से, और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पैना मणिपुरी से जुड़ा हुआ है। अगले डांस पे आ जाओ, कुचिपुड़ी। देखो कुचिपुड़ी भैया याद रखना, कुचिपुड़ी अंधे आदमी को दे दी। हमेशा आंध्र प्रदेश को हम अंधे आदमी से कनेक्ट करेंगे कि कोई अंधा आदमी है तो हमें उसे क्या कर देंगे, कुचिपुड़ी यानी अंधे आदमी से हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब सीधे सवाल आएगा कि कुचिपुड़ी का जन्म कहां हुआ? अब आपको ये तो पता है आंध्र प्रदेश का है, पर आपसे क्योंकि आंध्र प्रदेश तो आपने एक बार में रट लिया, थोड़ा डीप जाके पूछता है कि कुचेलापुरम गांव है। कभी कभी ये गांव पूछा जाएगा, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, कृष्णा जिला है। तो याद रखना है आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम गांव में, और इस डिस्ट्रिक्ट यानी जिले का नाम है कृष्णा। जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जो भी मैं इसमें कर रहा हूं, जब भी रिवीजन करो तो एक बार करके फिर सीधा उन पॉइंट्स पे रिवीजन करते चले जाना। केवल उन पॉइंट का रिवीजन करते जाना। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि वो जब आप इसकी पीडीएफ पढ़ो तो धीरे धीरे ना आपकी 5-7 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर पूरा ही रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए चलिए। तो कुचिपुड़ी का आधार भागवत और पुराण है। कौन सा डांस है जिसका? तो भैया भागवत और पुराण जो है कुचिपुड़ी का आधार है। और कुचिपुड़ी में कौन सा संगीत में यूज में होता है बेटा? आंध्र प्रदेश, ये जो कर्नाटक संगीत। अब संगीत का मैं बस बहुत छोटी चीज बताऊंगा आपको कि संगीत दो तरह का है। संगीत कितने तरीके का है? तो जो संगीत है ना वो एक तो है यानी म्यूजिक जो है वो तो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कितने तरीके का है? तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, एक तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है यानी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। और एक है बेटा कर्नाटक संगीत, कर्नाटक म्यूजिक। एक कौन सा है? कर्नाटक संगीत। और ये जो कर्नाटक म्यूजिक है ना, ये जो कर्नाटक म्यूजिक है ये साउथ इंडिया के जितने भी डांस हैं, तो कर्नाटक म्यूजिक में याद रखना है, कर्नाटक म्यूजिक में साउथ इंडिया के जितने भी डांस हैं, ठीक है। और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक हो जाएगा दूसरा। तो साउथ इंडिया के तो आपसे अगर पूछे कि भैया ये मणिपुरी, ये तो चला जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा कि ये जो है एक पहला कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, दूसरा मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, तीसरा कथकली, चौथा आप बता दो। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ये हमारा खासतौर पे चलता है बाकी जगह, लेकिन कर्नाटक म्यूजिक चलता है 4 जगह, कुचिपुड़ी में, मोहिनीअट्टम में, कथकली में और भरतनाट्यम में। भरतनाट्यम इन सबकी अंग्रेजी मैंने पीछे लिखी हुई है तो आप देख लेना, बस एक मैंने आइडिया सा दे दिया है, ठीक है। ये चलता है इन 4 जगह पे। चले आगे, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और कर्नाटक म्यूजिक। अब सीधे सवाल आया हुआ है कि कौन सा है जिसमें नृत्य, जिसमें पीतल की तश्तरी में पैर रख के डांस किया। इसमें एक स्टेज ऐसी आती है लास्ट में डांस में कि पीतल की तश्तरी है ना, उसमें बैलेंस बनाता है कलाकार, जो आर्टिस्ट है वो उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो याद रखना है कुचिपुड़ी है। हम ऐसे याद करेंगे कि भैया तश्तरी में हम क्या चीज रखते हैं? हम किसी भी और डांस को रख सकते हैं? हम केवल कुचिपुड़ी को रख सकते हैं तश्तरी में। तो पीतल की तश्तरी में बेटा याद रखना है, ब्रास प्लेट में जो पैर रखकर डांस किया जाता है वो कौन सा? कुचिपुड़ी डांस में किया जाता है। और ये सवाल बेटा 4-6 बार कम से कम पूछा होगा कि कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसे समझा जाता है? आदि गुरु ऑफ कुचिपुड़ी किसे समझा जाता है? तो सिद्धेंद्र योगी नाम के व्यक्ति हुए हैं और उन्होंने एक रचना की है भामकल्पम। उनकी रचना से सवाल बना है कि सिद्धेंद्र योगी द्वारा और भामकल्पम, सिद्धेंद्र योगी द्वारा भामकल्पम, सिद्धेंद्र योगी द्वारा भामकल्पम। ये 2 वर्ड आपको हमेशा याद रखने हैं क्योंकि यहां से सीधा सवाल बनता है। फिर सवाल बेटा, नर्तकों को इसमें भगवतालु के नाम से जानते हैं, भगवतालु। देखो भैया भागवत पुराण से ही जुड़ा हुआ डांस है। भागवत पुराण कौन सा? कुचिपुड़ी, क्योंकि भागवत में जाओगे तो भी प्रसाद मिलेगा भैया, पुराण में जाओगे तो भी प्रसाद मिलेगा। प्रसाद में कच्चीपुड़ी मिल गई, और कच्चीपुड़ी याद रखना है भैया भगवत आलू, भगवत आलू। और कच्चीपुड़ी किसके संग मिली है? आलू के संग। अरे भगवत आलू के संग मिली है कच्चीपुड़ी, किसके संग मिली है कच्चीपुड़ी? आलू के संग ही तो मिली है, आलू के संग मिली है बेटा कच्चीपुड़ी। तो याद रखना है नर्तकों को भगवत आलू के नाम से जाना जाता है कुचिपुड़ी में। कहां पे? कुचिपुड़म। ये मैं बता चुका हूं। भामकल्पम एक नाटक है जिसकी रचना किसने की? जिसकी रचना सिद्धेंद्र योगी ने की है। और ये कौन से डांस से जुड़ा हुआ है? तो बेटा कुचिपुड़ी डांस से जुड़ा हुआ है, कुचिपुड़ी डांस से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब एक सवाल आता है मंडूक शब्दम की। मंडूक शब्दम जो है, इस शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो बेटा याद रखना है ये भी कुचिपुड़ी में ही किया जाता है। मंडूक शब्दम का प्रयोग किसमें किया जाता है? कुचिपुड़ी में किया जाता है। 5 सवाल पूछूंगा अभी पहले आपसे, आगे बढ़ने से पहले जल्दी बताओ, एका हारिया का संबंध किस डांस से है? अगर आपने 5 है, किसी का 4 भी है, किसी का 3 भी है, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चा लेट जुड़ा हो तो उसे वो पढ़ने को ही ना मिला हो, ठीक है। चीजें ऐसे करेंगे, कोशिश के साथ ही रिवाइज होती चले, है ना, क्योंकि समय है हमारे पास। मैं इतना भरोसा तो दिला सकता हूं बेटा, देखो क्योंकि ये पहले नवीन सर ने क्लास ली है और नवीन सर ने बहुत मेहनत कर रखी है टीचिंग में। उनका आप सब लोगों से कनेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ। मैंने इस चैनल पे अभी ज्यादा पढ़ाया नहीं है, मैं आरडब्ल्यूए चैनल पे 7-8 साल से पढ़ाता हूं। अंकित सर के बाद इवन सेकंड नंबर पे मैंने पढ़ाना शुरू किया था उस चैनल पे। वो बात अलग है कि पहले कुछ और पढ़ाया था फिर कुछ और। इतना भरोसा दिला सकता हूं कि अगर आप मेरी क्लास लेते हैं बिल्कुल कोई चीज बचेगी नहीं। आप नवीन सर की भी क्लास लेते हैं तो बस क्लास के संग जो मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊं केवल उनके लिए जुड़ जाना, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने वो क्लास ले रखी है पहले, आपको वहीं कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि हम अलग तो है नहीं, तो उसमें जो मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊं ना उनमें आप जुड़ जाना, क्योंकि कुछ चीजें तब से अपडेट हो गई हैं। ऐसा ना हो कि आप पुरानी चीज को पढ़ के एग्जाम में कुछ गलत करके आ जाओ। बाकी मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको अगले 15 दिन में आप लोग स्ट्रेटेजी के में बहुत बेहतर फील करेंगे। 1-2 दिन में इसलिए नहीं कह रहा हूं तो कभी आप कहोगे कि जी 1-2 दिन तो अच्छा कोई भी पढ़ा लेता है। मैं आपको 15 दिन जो है देखना, आपको बताया हुआ है कि अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाते हैं जो कलाकार, वो किसमें है? तो कच्चीपुड़ी यानी कुचिपुड़ी में है। कहां? कुचिपुड़ी में। और बेटा कलाकारों की पोशाक को कहा जाता है बगलबंदी। तो आपने पोशाक 2-3 जगह देख ली। आपने कसाबू साड़ी देख ली थी मोहिनीअट्टम में, आपने दूसरी पोशाक पोटलोई देख ली थी मणिपुरी में, पट्टी पोटलोई देख ली थी मणिपुरी में, और तीसरा बेटा कलाकारों की पोशाक इसमें बगलबंदी। बगलबंदी किसमें है? कुचिपुड़ी में। भाई बगल में बांध के पूड़ी, ऐसे कभी कभी हो जाता है ना, बड़े बूढ़े तो पन्नी बांधी और बगल में ऐसे कच्ची पूड़ी लेकर चल दिए बेटा, है ना, जंगल के लिए। तो कुचिपुड़ी याद रखना है, कुचिपुड़ी कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है, बगलबंदी, ठीक है। तो ये तीनों पोशाक हमें अलग अलग जगह याद रखनी है। ओडिसी किस भगवान से संबंध है? तो बेटा भगवान कृष्ण से संबंध है ओडिसी का।
अच्छा, ओडिसी का भी, मणिपुरी का भी था। हाँ, मणिपुरी का भी था बेटा। भगवान कृष्ण और ये भगवान जगन्नाथ मेनली, उनका रूप जो है भगवान जगन्नाथ। आप ओडिसी जानते ही हो, उड़ीसा का है, और उड़ीसा में फेमस है कौन सी, जगन्नाथ रथ यात्रा, फेमस है या नहीं है? हाँ जी। तो ओडिसी नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। सीधे पूछा जाएगा कि भैया त्रिभंग त्रिभंग मुद्रा में कौन सा डांस किया जाता है? तो ये पहले इसको ओडिसी बोल देते थे, ओडिसी है ना, ओडिसी की जगह ओडिसी, ओडिसी पहले से बोल दिया जाता था। और पखावज बेटा, पखावज का यूज किस में होता है? तो ये सीधे सीधे पूछते हैं बेटा, ओडिसी में। अब पखावज मतलब पंख से कनेक्ट कर लो, और पंख किस में काम आते हैं? उड़ने में। पंख किस में काम आते हैं? उड़ने में काम आते हैं। तो पखावज आप नहीं भूलोगे जिंदगी में भी। पखावज अक्षरों का प्रयोग किस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है? ओडिसी को समाप्त करने के लिए किया जाता है। ओडिसी को, ओडिसी की शुरुआत बेटा मंगलाचरण और मोक्ष पे इसका अंत होता है। भैया मोक्ष के लिए हम लास्ट में ही तोड़ते हैं, पहले पूरी जिंदगी जब भी जन्म होता है ना तो मंगल आचरण होते हैं, पर जब मोक्ष के लिए उड़ रहे हैं लास्ट में, तो भैया क्या होगा? तो मोक्ष के लिए उड़ते हैं लास्ट में, है ना। ये तो मानते हैं भैया उड़ गई आत्मा, तो मोक्ष के लिए हम उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ओडिसी की शुरुआत मंगलाचरण से, ओडिसी का अंत बेटा मोक्ष पर होता है, मोक्ष पर, और मुख्यतः महरियों द्वारा। ये भी मंदिरों में महरियों द्वारा, वो देवदासियों द्वारा मुख्यतः, ये मंदिरों में महरियों द्वारा। तो मंदिरों में महरियों द्वारा कौन सा डांस होता है, ये सवाल आता है। तो ओडिसी, महरियों ओडिसी, महरियों ओडिसी। मुद्रा पूछा जाएगा बेटा, ध्यान रखना है, ओडिसी का पुराना नाम ओडिसी पूछा जाएगा। पखावज पूछा जाएगा, किससे संबंधित है बेटा? ओडिसी से। ओडिसी की शुरुआत मंगल आचरण से, लास्ट में क्या होगा? मोक्ष के लिए बेटा महरियों द्वारा किया जाता है। अब ये एक चीज देखो, इसमें ओडिसी में जो डांसर है ना, वो जैसे ज्योमेट्री की चीज होती है ना, ज्योमेट्री की त्रिभुज बना दिया, तो ऐसी मुद्राएं बनाती हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, बहुत जटिल जटिल यानी मुश्किल मुश्किल ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाती हैं। तो ध्यान रखना है बेटा, ये नृत्यांगनाएं कौन से डांस में बेटा जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं? तो याद रखना है, वो बनाती हैं किसमें? इसमें, ओडिसी में, ठीक है। और इसे सचल मूर्ति भी कहा जाता है, ये सवाल भी पूछा गया है। कौन से डांस को बेटा सचल मूर्ति यानी मूविंग स्कल्प्टर कहा जाता है? तो ये भी ओडिसी को कहा जाता है। और ओडिसी जल जल तत्व का प्रतीक है। ये किसका सिंबलिक, किसको सिंबलाइज करता है? तो वाटर जो एलिमेंट है, वाटर को, ये वाटर को क्या करता है बेटा? इसका प्रतीक है, उसको उसका एक सिंबल के तौर पर काम करता है, ठीक है। और ध्यान रखना है, इस ओडिसी में पखावज का भी यूज होता है, मंजीरा का भी, सितार भी, ढोल भी, खास तौर पे ये यूज होते हैं बेटा। और यहां से सवाल आया हुआ है कि ये ओडिसी का सबसे पहला उदाहरण कौन सी गुफाएं हैं? उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं। जल्दी से एक बार रिवीजन करेंगे 1 मिनट के अंदर। किस भगवान से संबंध है? भगवान कृष्ण से। ओडिसी का, ओडिसी नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा, भगवान जगन्नाथ। त्रिभंग मुद्रा किसमें होती है? इसी में। जटिल ज्यामितीय पैटर्न यानी जो मुश्किल जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनते हैं, ओडिसी में बनते हैं। सचल मूर्ति यानी मूविंग स्कल्प्टर किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, ओडिसी को ही कहा जाता है। ओडिसी, ये तो कह देते हैं ना, जैसे गांव में थोड़ा सा एक अलग से नाम ले लिया, ओडिसी ओडिसी। इनमें से कौन से नृत्य का संबंध नॉर्थ इंडिया से है बेटा? तो नॉर्थ इंडिया से इनमें से कौन से नृत्य का संबंध है, ये सीधे सीधे पूछा जाता है। सवाल दूसरा क्या पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि भैया नटवरी जो है ये कौन से नृत्य का दूसरा नाम है? तो नटवरी बेटा कथक का ही दूसरा नाम है। कथक का ही दूसरा नाम क्या है? नटवरी है। और कथक भी किस पर आधारित है? तो मेरे शेरों, कथक भी आधारित है किस पर? राधा कृष्ण की कथाओं पर, राधा कृष्ण की कथाओं पे। मणिपुरी की जो एक शैली थी वो खास तौर पर राधा कृष्ण पर आधारित है। हाँ या ना में बस जवाब देना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो शैली रासलीला थी। मणिपुरी की वो स्टाइल रासलीला है जो राधा और कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। बताइए मुझे, तो कथक नृत्य किस पर आधारित है? राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है, ठीक है। चलिए, ये बेस्ड ऑन किस पे है? तो ऑन द स्टोरीज ऑफ राधा एंड कृष्णा। इसमें कहानी सुनाने के लिए बेटा नृत्य का प्रयोग किया जाता है और इसे पढ़ंत कहते हैं। यहां से सवाल ज्यादा नहीं बना है, यहां से नहीं बना इस पॉइंट से, तो आपको एक सिंगल रिवीजन इसका मार लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कथक के घराने पूछे जाते हैं, सवाल कैसे आएगा? इनमें से कौन सा कथक का प्रसिद्ध घराना है? इस तरह से आएगा। यह ध्यान रखना है बेटा, इनमें से कौन सा कथक का प्रसिद्ध घराना नहीं है? 2 तरह से पूछेगा। तो लखनऊ घराना कथक का प्रसिद्ध घराना है, जो जयपुर घराना है वो भी बेटा, बनारस घराना भी, और रायगढ़ घराना भी। रायगढ़ यानी 2 यूपी में है। बेशक ये नॉर्थ इंडिया का ही है, पर इसे सिखाने वाली जो प्रमुख जगह हैं 4, उनमें से 2 तो बेटा कहां हैं? 2 यूपी से बाहर हैं। और वो कौन कौन से घराने हैं? सीधे सीधे पूछा जाएगा। लखनऊ घराने का संबंध कथक, जयपुर घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना। सवाल पूछेगा इनमें से कौन सा कथक का घराना है, तो कोई एक इनमें ऑप्शन में मिलेगा, या सारे ऑप्शन में ही ये मिलेंगे, या सारे ऑप्शन में ही आपको ये मिलने वाले हैं, ठीक है मेरे शेरों। चलो, ये सवाल आता है सीधे सीधे कि कथक की शास्त्रीय शैली जो है उसको 20वीं शताब्दी में किसके द्वारा पुनर्जीवित यानी रिवाइव किया गया? जो कथक की स्टाइल है, जो कथक की बेटा स्टाइल है, वो 20th सेंचुरी में किसके द्वारा रिवाइव की गई, फिर से पुनर्जीवित की गई? तो लेडी लीला सोखे के द्वारा। और सवाल यह भी बनता है कि लेडी लीला सोखे का संबंध किससे है? लेडी लीला सोखे का संबंध किससे है मेरे शेरों? सवाल यह भी बनेगा, क्या बनेगा? लेडी लीला सोखे का संबंध किससे है, ठीक है। तो दोनों आप बता दोगे। मुगल परंपरा पर आधारित है इसका वर्तमान स्वरूप, जो मुगल ट्रेडिशन है। अब क्यों है बताओ? क्योंकि बेटा मुगल ट्रेडिशन पे इसलिए है क्योंकि मुगलों ने इसको संरक्षण दिया था। मुगल इसके पेट्रोन रहे हैं। क्या रहे बेटा? मुगल ने इस डांस को पेट्रोनेज दी है, संरक्षण दिया है, ठीक है। तो इसीलिए ये मुगल परंपरा पर आधारित कौन सा माना जाता है? वैसे भी देखो, मुगल ना नॉर्थ ईस्ट में पहुंचे हैं, ना मुगल नीचे ज्यादा पहुंचे हैं साउथ में, तो वो संरक्षण भी किसको दे सकते हैं? वो उसी नृत्य को दे सकते हैं बेटा, किसको दे सकते हैं? जो नॉर्थ इंडिया में हो। इसलिए नॉर्थ इंडिया का डांस है। उसमें एक नाम आता है खास तौर पर, जिन जिनको पहले से पता था वो बताना। क्या नवाब वाजिद अली शाह को कथक के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है? क्या एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिन्होंने कथक को पेट्रोनेज दी है, जिन्होंने कथक को पेट्रोनेज देने का काम किया है? तो बेटा वो कौन है? नवाब वाजिद अली शाह। ये सवाल मैं आपको बार बार बताऊंगा।
बार बार बताऊंगा। इनमें से सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं, देखो सबसे ज्यादा कथक का दूसरा नाम नटवरी, कथक का संबंध नॉर्थ इंडिया से है, ये दूसरा सवाल यहां से पूछा जाता है। राधा कृष्ण की कथाओं पर है, ये भी पूछा जाता है बेटा। इसके अलावा इसके घरानों से सवाल आता है, बल्कि मैं कहूं घराने सबसे महत्वपूर्ण है इसके। तो इनमें से कौन सा कथक का घराना है या नहीं है, तो ये 4 घराने आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। लखनऊ घराना, जयपुर, बनारस, रायगढ़। लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़। ठीक है, चलिए कथक की जो शास्त्रीय शैली है 20वीं शताब्दी में किसके द्वारा पुनः रिवाइव की गई, यानी फिर से जीवित की गई, फिर से रिवाइव की गई, तो बेटा याद रखना है लेडी लीला सोखे। और मुगलों ने किस नृत्य को संरक्षण दिया, ये सारे के सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अब यहां देखिए सत्रिया। सत्रिया की खोज बेटा कब हुई है? सबसे पहले सवाल आता है कि सत्रिया कहां का डांस है। सत्रिया बेटा असम का है, और यह आप पूरी स्ट्रेटेजी में 200 बार सुनोगे, इसलिए इसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अभी याद होना चाहिए, होता रहेगा। सत्रिया की खोज लगभग कब हुई, तो याद रखना है जैसे भरतनाट्यम 2000 साल पुराना है, भरतनाट्यम 2000 साल पुराना डांस है, और नाट्य शास्त्र में मिलता है उसका वर्णन हमारे पंचम वेद में, भरत मुनि जी द्वारा लिखे हुए में। ऐसे ही सत्रिया जो है ये डिस्कवर किया गया था अबाउट 500 ईयर्स अगो बेटा। और याद रखना है फिर सीधे पूछा जाता है हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्रिया, तो बेटा श्रीमंत शंकर देव। श्रीमंत शंकर देव कौन है? श्रीमंत शंकर देव अ ग्रेट वैष्णव सेंट, यानी कि 15वीं सदी में, तभी तो 500 साल पुराना है, तभी तो 15वीं सदी में पहुंचेंगे हम। 500 साल पुराना है तभी तो ध्यान रखना है बेटा 15वीं सदी में पहुंचेंगे। तो 15वीं सदी में यानी 15th सेंचुरी में एक महान वैष्णव संत थे। कौन थे? ग्रेट वैष्णव संत, उनका नाम था श्रीमंत शंकर देव। तो आपसे क्या पूछ लेगा, श्रीमंत शंकर देव किस प्रकार की परंपरा को मानते थे? शैव धर्म को, शैविज्म को, या वैष्णव को? तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये वैष्णव से संबंधित है, ये वैष्णव परंपरा से संबंधित है, ये वैष्णव संत है। ठीक है, अब ये खोज तो हो गई 500 साल पहले, पर क्योंकि 500 साल पहले तो हमारी संगीत नाटक अकादमी नहीं थी, तो इसको जो दर्जा दिया गया है किसका? शास्त्रीय नृत्य का, ये बेटा 2000 में इसको क्लासिकल डांस की कैटेगरी में शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है सन 2000 में। और यहां से सवाल बनता है कि सत्रिया को क्लासिकल डांस कब डिक्लेयर किया गया था, और आपको पता है कौन करता है? संगीत नाटक अकेडमी। कौन करता है? संगीत नाटक अकेडमी। तो सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा। इसका एक मतलब क्या हो जाएगा कि तो सबसे नया डांस है भैया, ये तो सबसे नया डांस है इसका मतलब, क्योंकि आपने बताया था सबसे पुराना भरतनाट्यम, और ये तो अभी बस 26 साल पहले ही शामिल हुआ है। ये होता आया है 500 सालों से, पर इसे वो दर्जा प्राप्त नहीं था, इसे वो बेटा स्टेटस नहीं मिला हुआ था क्लासिकल डांस का, और वो मिला है मेरे शेरों सन 2000 में। कहां पे मिला है? सन 2000 में। तो इसे ये सबसे न्यू है, यानी सबसे नया नृत्य जो है, नया नृत्य, और नृत्य कैसा? क्लासिकल डांस। तो सबसे नया क्लासिकल डांस है बेटा सत्रिया। तो इससे 3-4 सवाल बनेंगे। खोज लगभग कब हुई? 500 साल पहले। किस राज्य का है? असम का है। संस्थापक कौन है? श्रीमंत शंकर देव। श्रीमंत शंकर देव लगभग कब जीवित थे? तो बेटा याद रखना है लगभग 15वीं शताब्दी में इनका जीवन काल था, और ये वैष्णव संत थे। सतारा नाम के मठ थे, मठ। तो मठों में इसका क्या किया गया है बेटा? विकास हुआ है, सतारा, इसीलिए इसको सत्रिया बोल देते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? सत्रिया बोल देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सीधे सीधे सवाल, मैंने सवाल भी लिख लिया है कि किस तरह से सवाल पूछा जाएगा। बेटा असम के वैष्णव मठों में कौन सा नृत्य विकसित हुआ, यानी असम की वैष्णव मोनास्ट्रीज जो हैं, उन मोनास्ट्रीज में बेटा कौन सा डांस डेवलप हुआ है? तो सीधे सीधे आएगा सत्रिया हुआ है। अब अंकिया नाट का संबंध किससे है? सीधे सीधे पूछा जाता है। अंकिया नाट इसी से संबंधित है, वो सत्रिया नृत्य से ही संबंधित है अंकिया नाट, और सीधे सीधे पूछा जाता है बेटा वो भी सत्रिया से है। और एक भोना या भावना, भोना या भावना, देखो भोना या भावना जुड़ा हुआ है अंकिया नाट से, और अंकिया नाट जुड़ा हुआ है किससे? सत्रिया से। ये सीधा पूछा जाता है। भावना का संबंध असम, भावना का संबंध अंकिया नाट, अंकिया नाट का संबंध असम, और अंकिया नाट का संबंध सत्रिया, दोनों तरह से पूछा जाता है। और बेटा अंकिया नाट कैसा नाटक है? 1 एक्ट प्ले। ये भी सवाल आ सकता है कि अंकिया नाट जो है एक नाटक है, पर वो कितने अंकों में है? आपने देखा होगा ना, आपने अगर कोई नाटक पढ़े ना, तो उनमें अलग अलग, कभी इसका पहले एक्ट में ये हो रहा है, दूसरे एक्ट में ये हो रहा है, तीसरे एक्ट में ये हो रहा है, ये अलग अलग एक्ट में होता है ज्यादातर, यानी कई बार में होता है वो। एक बार कहीं और का चित्र चल रहा है, दूसरी बार कहीं और की बैठक दिखा देंगे, तीसरी बार कहीं और की बैठक दिखा देंगे। जैसे कोई पुराना है, मान लो कि भैया कौन सा दरबार सजा हुआ है? चंद्रगुप्त जी का दरबार सजा हुआ है, और भैया वहां पे कौन बैठे हुए हैं? चाणक्य। एक तो इस तरह का, दूसरा एक साथ वो कहीं और का दिखाएंगे बाद में। तो वो मतलब होता है अलग अलग एक्ट हो जाए, यानी उसके भाग मान सकते हो आप, उसे भाग मान सकते हो। तो ये सवाल पूछा है एसएससी ने कि अंकिया नाट किस प्रकार का नाटक है? एकांकी, एक ही अंक का, यानी 1 एक्ट प्ले। भैया शुरू होगा और फिर सीधा खत्म होगा, शुरू होकर सीधा खत्म होने वाला है। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 9 नहीं है बेटा अजय कुमार, ये आप गलत कह रहे हो। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने हैं? 8 ही डांस है। ठीक है, चलिए तो अंकिया नाट का संबंध सत्रिया से सीधे सवाल आया हुआ है। अंकिया नाट कैसा नाटक है? तो ये बेटा 1 एक्ट प्ले यानी एकाकी नाटक है। और भोना का संबंध किससे है? तो भाई अंकिया नाट से है। ठीक, अब एक चीज और है, किसी भी नृत्य को करने के लिए बेटा शरीर मजबूत होना चाहिए। तो शरीर मजबूत होगा व्यायाम से। तो अलग अलग डांस में अलग अलग एक्सरसाइज करवाई जाती है, कोई कुछ करवा लेता है, कोई कुछ, क्योंकि डांस में भी बेटा बहुत मजबूती चाहिए शरीर के लिए। ये नॉर्मल वाला डांस नहीं है, ये एक तरह की साधना है, नियम कायदे कानून इनके बने हुए हैं। तो बेटा जो सत्रिया है, सत्रिया में शरीर को मजबूत बनाने के लिए, ताकि डांस किया जा सके, ताकि शरीर में वो क्षमता आए कि उस नृत्य को किया जा सके, तो बेटा माटी अखोरा होता है। और माटी अखोरा का मतलब है मिट्टी पर व्यायाम, यानी एक्सरसाइज ऑन सॉइल। और ये सीधे सवाल आता है कि माटी अखोरा का संबंध किससे है? तो माटी अखोरा का संबंध सत्रिया से।
माटी अखोरा का संबंध किससे है? सत्रिया से। तो तीन चीज मेरे साथ गिनो, भोना या भावना, ये भी बेटा असम का है, अंकिया नाट असम का है, और बेटा याद रखना है माटी अखोरा का संबंध भी असम से है, माटी अखोरा का संबंध भी असम से है। ठीक है, फिर यहां से सवाल आया कि भैया इसमें भांगी किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है, जब कोई पुरुष इस डांस को करता है तो उसे भांगी कहते हैं, और स्त्री करती है तो सीमंगी कहते हैं, या सीमांगी भी बोल देते हैं। तो जब भांगी किसे कहेंगे? जब ये एक मेल के द्वारा किया जाता है। और सीमांगी किसे कहेंगे बेटा? जब ये किसके द्वारा किया जाता है? महिला के द्वारा। वैसे भी ध्यान रखो भाई, पुरुष तो भांग भी लगा लेता है ना, भांग, तो भैया भांग वाला तो पुरुष है, और सीमा नाम रहेगा लड़की का, सीमा रहेगा नाम लड़की का, तो इसको भैया सीमांगी कह देते हैं। ठीक है, इसको सीमांगी कह देंगे, और पुरुष भांग लगा लेता है तो पुरुष को बोलेंगे क्या बेटा? याद रखना है भांगी। ठीक है, लेकिन इसमें ना नाम से ये सीमांगी नाम भी ध्यान रखना है, पर कभी कभी नाम भी गड़बड़ कर जाता है ना। जैसे उसमें चुप चुप के मूवी में राजपाल यादव शीतल से लड़ने चला गया था, आपको पता है ना, कि चलो इससे नहीं लड़ोगे पहलवान से, तो शीतल से तो लड़ लोगे। राजपाल यादव बोला हाँ जी बिल्कुल लड़ लेंगे शीतल से। ऐसे देखिए किस किसने मूवी देखी है, जल्दी एक बार हम सब करो, अगर आपने देखी है तो आपने देखा है ना से। चलिए, और सत्रिया में बोरगीत। अब सीधे सवाल क्या आएगा बेटा? बोरगीत का यूज किसमें होता है? तो सत्रिया में, और यहां से भी सवाल आता है। तो ये हो जाएगा हमारा खत्म, और यहां तक मैं आपका जल्दी से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सत्रिया की खोज लगभग 500 ईयर्स अगो। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? श्रीमंत शंकरदेव है। कौन है? वैष्णव संत है। कौन सी सदी में? 15वीं सदी में चलते थे। सबसे नया जो है बेटा, जो सबसे लेटेस्ट जो हमारा क्लासिकल डांस है वो यही है सत्रिया। कब शामिल हुआ है सत्रिया की कैटेगरी में? 2000 में शामिल हुआ है बेटा। किसमें हुआ है? सन 2000 में शामिल हुआ है। ठीक है, चलिए, असम के वैष्णव मठों में कौन सा नृत्य विकसित हुआ है? सत्रिया बेटा, सत्रिया। अंकिया नाट का संबंध सत्रिया से। अंकिया नाट किस तरह का नाटक है? एकाकी नाटक है, यानी वन एक्ट प्ले है, वन एक्ट प्ले। और भोना या भावना किसका भाग है? तो ये अंकिया नाट का। और माटी अखोरा का संबंध, जिसका अर्थ मिट्टी पर व्यायाम है, तो उसका संबंध भी बेटा सत्रिया से है। किससे है? सत्रिया से। भांगी बेटा पुरुष अगर डांस कर रहा है, सीमांगी अगर महिला डांस कर रही है तो सीमांगी हो जाएगी। ठीक है, और बोरगीत का प्रयोग किसमें होता है? संगीत भैया सत्रिया में। बोरगीत संगीत जो है उसका प्रयोग सत्रिया में होता है। अब यहां से मैं दो तरह की कैटेगरी बताऊंगा बेटा, जो बहुत पूछे जाते हैं और जो कभी कभी पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको जरूर रटेंगे तुरंत, और इनको क्या करेंगे? इनको आराम आराम से कर लेंगे, आराम से रिवीजन करते रहना। तो देखो कथकली बेटा, महाभारत और रामायण पर आधारित। भैया कथा कही जा रही है एक तरह से, मान लो। और कथा हम किसकी कहेंगे? अपने ग्रंथों की। तो महाभारत की, रामायण की, या अन्य जो बुक्स हैं हमारी, है ना, अन्य ग्रंथ जो है उनका भी नाम हम ले सकते हैं। अब कथकली विशेष रूप से पुरुषों के द्वारा, क्योंकि हमें पता है केरल में भैया दो डांसर दोनों बांट लिए आपस में। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है विवेक यादव जी, ठीक है बेटा, चलिए आगे की क्लास से, है ना। तो याद रखना है आपको, विशेष रूप से पुरुषों द्वारा, क्योंकि केरल में दो डांस है। मोहिनी अट्टम तो ले लिया महिलाओं ने, और बेटा ये ले लिया है कथकली पुरुषों ने। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें सीधे पूछा जाता है, इसमें कुछ क्या होते हैं? इसमें कुछ अलग अलग कैरेक्टर होते हैं बेटा कथकली में, क्योंकि कथा कही जा रही है, कथा, और कथा में अलग अलग रोल निभाए जा रहे हैं, अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा रही हैं। तो जो इसमें बेटा याद रखना है, नायक होता है, जो हीरो है इस डांस में, उसको पाचा बोलते हैं, पाचा, उसको पाचा बोलते हैं बेटा। हीरो जो है उसको पाचा बोलते हैं, और बेटा खलनायक को कहते हैं कथी। जो विलेन है उसको क्या बोलते हैं? कथी, है ना। हम कैसे याद करें कि भैया पाचा तो हमें याद हो जाएगा बाद में भी, लेकिन यार कथी खलनायक ही हो रहा है तू तो, अरे तू तो कथी खलनायक हो रहा है, तू तो मेरे भाई कथी खलनायक हो रहा है, बिल्कुल तू तो कथी खलनायक हो रहा है। एक बच्चा पूछ रहा है सर नवीन सर की रिकॉर्डिंग क्लास कब मिलेंगी? बेटा ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ये अभी मैं पूछ के बताऊंगा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, कल बोर्ड पीडीएफ नहीं थी ना, कल वाली बोर्ड पीडीएफ असलियत में ऐसा हुआ कि कल मुझे किसी वजह से घर से लेनी पड़ी क्लास, और मैं उसे सेव कर रहा था, वो सेव नहीं हुई। अभी आप उससे पढ़ लीजिए, मुझे वीकेंड पे टाइम मिलेगा ना, तो मैं इस वाली क्लास को देख देख के उस पीडीएफ में जहां जहां मैंने जो जो लिखा है उसे बोर्ड पे लिख के उसे सेव करके तब आपको दूंगा। मिलेगी आपको वो बोर्ड पीडीएफ भी, किसी इस मजबूरी में नहीं लगी, क्योंकि वो सेव नहीं हो पाई पता नहीं किस वजह से। चलिए, तो अब सीधे सवाल आता है कि भाई फेशियल एक्सप्रेशन इसमें होता क्या है? इसमें चेहरे के हाव भाव दिखाए जाते हैं कथकली में। कोई व्यक्ति अगर कथा कह रहा है तो वो जिस तरह की कथा कहेगा ना, उस तरह के एक्सप्रेशन भी तो दिखाएगा। तो याद रखना है, सवाल आता है कि कौन से नृत्य में चेहरे के हाव भाव यानी फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाए जाते हैं? तो बेटा वो कथकली में दिखाए जाते हैं, कथकली में। और सवाल एसएससी ने सीधे पूछा हुआ है, कथकली का जो थिएटर होता है उसे क्या बोलते हैं? कुट्टम पालम। कुट्टम पालम का संबंध कथकली से है, और ये कथकली का थिएटर है। सीधे सवाल पूछ रखा है, कथकली की शुरुआत कौन से ढोल को बजाने से होती है? तो केली कोट्टू ढोल को बजाने से होती है। केली कोट्टू ढोल को बजाने से कथकली की शुरुआत होती है बेटा। इसमें मुख्य मुद्राएं 24 हैं। मैंने मणिपुरी में कितनी मुद्राएं बताई थी बताओ? मणिपुरी में बेटा मैंने कितने पोस्चर बताए थे, जल्दी बताओ। मणिपुरी में क्या 64 बताए थे? 64? क्या मैंने मणिपुरी में बेटा 64 मुद्रा बताई थी? 64 पोस्चर्स, 64 पोस्चर्स बताए थे। तो वैसे ही कथकली में 24 है, कथकली में 24 है। ठीक है, ध्यान रखना है। चल, तो कथकली के 3 मुख्य वाद्य यंत्र हैं। सवाल कैसे आता है? इडक्का मुख्यतः किस नृत्य में? कथकली में। चिंदा कथकली में, मडालम कथकली में, और ये इडक्का ज्यादा पूछा जाता है। इडक्का का संबंध कथकली, इडक्का कथकली, चिंदा कथकली, मडालम कथकली। और कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? किसका सिंबल है? तो स्काई एलिमेंट का। जैसे मैंने ओडिशा बताया था आपको, ओडिसी। मैंने ओडिसी किसका बताया था बताओ बेटा जल्दी? ओडिसी किसका बताया था मैंने? तो ओडिसी बताया था जल तत्व, क्योंकि जल उड़ जाता है, वाटर एलिमेंट। किसका था बेटा? ओडिसी जल तत्व का प्रतीक था। वैसे ही कथकली, क्योंकि कथाएं कही जा रही हैं, और आप नाटकों में भी देखोगे भैया ऊपर ब्रह्मा जी बादलों में घूम रहे हैं, तो कथा अगर कही जाती है तो किसके बारे में कही जाती है? आकाश की चीजों के बारे में तो कही जाती है। कर लो कनेक्ट भैया, कथा इंद्र देवता घूम रहे हैं, उधर ब्रह्मा जी घूम रहे हैं, क्योंकि कथा कही जा रही है भैया ऊपर आकाश के बारे में। तो सीधे सीधे बात है, कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। यहां तक जल्दी रिवीजन करो। पूछा जाएगा कौन सा नृत्य महाभारत और रामायण पर बेस्ड है? तो बेटा ये है कथकली। कथकली विशेष रूप से पुरुषों द्वारा कौन सा केरल का डांस? कथकली।
कथकली में नायक को क्या कहते हैं? हीरो को पाचा। खलनायक को कथी। कौन से नृत्य में चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन, फेशियल एक्सप्रेशंस का प्रदर्शन किया जाता है? कथकली। कथकली का जो नाट्य स्थान है, जो इसका थिएटर है, उसे क्या बोलते हैं? कुट्टम पालम बोलते हैं। कौन से नृत्य की शुरुआत केली कोट्टू नामक ड्रम यानी ढोल बजाने से होती है? तो केली कट्टू जो ढोल है या ड्रम है, वो कथकली में बजाया जाता है बेटा। कथकली में कितनी मुद्राएं हैं? 24 मुद्राएं होती हैं। इडक्का का प्रयोग कथकली में किया जाता है। कथकली कौन से तत्व का यानी एलिमेंट का प्रतीक है? तो बेटा आकाश तत्व का। अच्छा हाँ बच्चों, कल के बाद अपलोड हो जाएंगी वो क्लासेस, है ना? पूछ रहे थे ना नवीन सर वाली क्लासेस कब होंगी, तो कल के बाद वो अपलोड हो जाएंगी, ठीक है? पिछले बार जो सर ने करवाया थे वो कल के बाद रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएंगी। चलिए, तो बेटा कथकली में भी वही भाषा है, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं केरल का है, और केरल में मणिप्रबलम भाषा है। नहीं, दोनों ही डांस में मणिप्रबलम है, दोनों ही डांस में मणिप्रबलम है। हाँ जी, और मणिप्रबलम मीन्स संस्कृत और मलयालम दोनों, दोनों का बेटा याद रखना है, ठीक है? दोनों। अब आपको एक सवाल यहां से और बनता है कि कथकली ललित कला के कितने रूपों का संयोजन है, यानी कथकली कितनी बेटा फाइन आर्ट के कितने रूप, कितनी फॉर्म का कॉम्बिनेशन है? तो बेटा कथकली ललित कला के कितने रूपों का, यहां सवाल ऐसे आता है, कितने रूपों का संयोजन है, यानी कितनी फॉर्म्स का कॉम्बिनेशन है? तो याद रखना है ये 5। ये सवाल बहुत पूछा गया बेटा, कितने रूपों का संयोजन, तो आप बता दोगे 5। इनसे नहीं पूछा गया कि क्या क्या है, पर यह पूछा गया है कथकली ललित कला के कितने रूपों का संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, तो बेटा 5 रूपों का है। कितने का है? 5 रूपों का है। यहां इसे और याद करना है। चलिए, ये आपको बताइए कि भैया अलग अलग, जैसे मुझे अलग भूमिका निभानी है, मैं एक्टर बनूंगा तो मेरा चेहरा अलग रंग से पोता जाएगा, एक खलनायक बनेगा तो उसका चेहरा अलग रंग से पोता जाएगा, यानी इसमें चेहरे पे क्या करते हैं? मेकअप करते हैं बहुत सारा, और वो मेकअप भी अलग अलग रंग का होता है। किस आधार पे? जिस तरह की मैं भूमिकाएं निभा रहा हूं, जिस तरह के मैं रोल प्ले कर रहा हूं, उस तरह का ही मेकअप होता है बेटा, ठीक है? चलिए, और सीधे सीधे फिर सवाल आएगा भैया कितने प्रकार का मेकअप होता है, यानी वेशम श्रृंगार या वेशम, श्रृंगार या वेशम, यानी मेकअप या वेशम कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है, और अलग अलग रंग का श्रृंगार अलग अलग चीजों को दिखाता है, अलग अलग चीजों को दिखाता है, अलग अलग रंगों का प्रयोग, ठीक है? चलिए, अब सीधे वैसे सवाल आए नहीं है, पर एक दो बार पढ़ के जाना बेटा। हरा रंग कुलीनता या देवत्व या सद्गुण को रिप्रेजेंट करता है, बस एक बार। नाक की बगल में अगर लाल धब्बा है तो मतलब राजसी गौरव, ठीक है? ये क्या है? रॉयल प्राइड, रॉयल प्राइड। काले रंग का उपयोग देखो बुराई या दुष्टता, यानी इविल या विकेडनेस, इविल या विकेडनेस को क्या करेगा बेटा? इंडिकेट करेगा काला रंग। और पीला रंग संत और महिलाओं के लिए, तो याद रखना पीला रंग, तो भैया संत तो पहनते भी हैं पीला रंग, है ना? प्रेमानंद जी महाराज भी क्या पहनते हैं? पीले रंग के तो कपड़े पहनते हैं वो। तो पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए। तो चारों देखो, हरा रंग बेटा नोबिलिटी के लिए, डिविनिटी के लिए, वर्च्यू के लिए। नाक की बगल में लाल धब्बे होंगे तो रॉयल प्राइड यानी राजसी गौरव। काले रंग का यूज है तो बेटा बुराई और दुष्टता यानी इविल और विकेडनेस को रिप्रेजेंट करेगा। और पीला रंग बेटा संतों और महिलाओं को, संतों और महिलाओं को। और पूरी तरह से लाल रंग है तो बुराई है ये भी, पूरी तरह से भैया पूरी तरह लाल, लाल रंग ये भी बुराई को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करने वाला है बेटा। हाँ, यहां से सवाल बना है बेटा, यहां से मैं सवाल देखा है मैंने, ये कौन से एग्जाम में था ये तो मुझे याद नहीं है। उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को, यानी ऐसे लोगों की जिनकी हायर कॉन्शियसनेस है, हायर कॉन्शियसनेस है बेटा, जो जिनकी हायर यानी ऊंचे लेवल की क्या है बेटा? चेतना है, तो उनको इंडिकेट करती है सफेद दाढ़ी। और यहां से इतने ही सवाल बेटा आते हैं, लेकिन जो बार बार आए गए हैं मैंने इसका एक थोड़ा सा जिस्ट बनाया है, आप मुझे बताना इनमें से आपको कितने याद थे अगर मैं पूछता तो। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो महाभारत, रामायण या भारत के अन्य जो महान ग्रंथ हैं, ग्रेट जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं बेटा, उनकी कहानी को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो यह है कथकली, हम अभी बता रहे थे। पंचम वेद के नाम से किसको जाना जाता है? तो नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र। सबसे पहले नृत्य किसने किया? तो यह माना जाता है बेटा लॉर्ड शिवा ने, यानी भगवान शिव ने। और कौन सी? तो नटराज मुद्रा और तांडव का संबंध भी किनसे? उन्हीं से है। नटराज मुद्रा और तांडव का संबंध भगवान शिव से। सबसे प्राचीन नृत्य पूछा जाता तो आप क्या जवाब देते? क्या भरतनाट्यम देते? सबसे नया पूछा जाता तो आप क्या जवाब देते? क्या सत्रिया पूछा जाता? सत्रिया बेटा। सत्रिया के आपसे संस्थापक पूछे जाते तो क्या आप श्रीमंत शंकर देव को फाउंडर बताते? बेटा दो शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित राज्य अगर पूछा जाता तो क्या आप केरल को बता देते? ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा था, इसे देख लो। पहली शास्त्रीय नृत्य की यानी पहली क्लासिकल डांसर जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई और एसएससी में पूछ रखा है पहले, तो वो कौन है बेटा? रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल पहली ऐसी क्लासिकल डांसर है जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई। आप में से कितने बच्चे मुझे बताएंगे, मेरे छोटे भाई बहन कितने बताएंगे, राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में? इस तरह से राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं? जल्दी बताओ, कितने लोगों को नामित कर सकते हैं? को नामित कर सकते हैं, बताओ। ये आपसे मेरा सवाल है, कितने लोगों को नामित कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। चलिए, बहुत शानदार बेटा, 12 12 12 12 12, हाँ जी 12 ही लोगों को वो नॉमिनेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध बहुत बार पूछा जाएगा बेटा, तो याद करेंगे हम भैया, जहां मैनी मिनी छोटी छोटी कृष्णमूर्ति मिलती है वो भारत है। और भैया कभी कभी हम कृष्णमूर्तियों को कच्ची पूड़ी भी खिला देते हैं, अच्छी तरह बनाते नहीं है, कृष्ण जी की मूर्ति को खिला देते हैं, ठीक है। चलिए, और पुस्तकें यानी वो बुक्स जिनमें हम भरतनाट्यम के बारे में जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो 2 बुक्स महत्वपूर्ण है, शिल्पादिकारम और अभिनय दर्पण। शिल्पादिकारम और अभिनय दर्पण, तो ये 4 पॉइंट तो नए हैं। इन 7 में से आपने कितनों का जवाब सही दिया ये मुझे बता दीजिए, ये मुझे बता दीजिए। चलिए, इसका कल रिवीजन करना है, कल रिवीजन करोगे इसका? बताओ कौन कौन मुझे प्रॉमिस करता है कि कल मैं इसका रिवीजन करके ही आऊंगा। चलिए 6, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा, मतलब आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने बेहतरीन ढंग से। 5 भी जिसके हैं वो भी ठीक है, यानी उन्होंने सही से कल भी चैप्टर पढ़ा है और आज भी पढ़ा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 2-3 दिन ही हम आपसे ऐसी ज्यादा बातें करेंगे कि जब आपको एक हमें राहत दिखानी है कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, फिर आपको साथ में खुद भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा।
ठीक है। और ये 3-4 दिन जो भी आप गलतियां कर सकते हैं उस पर हम खूब फोकस रखेंगे पढ़ाने के साथ साथ। हो सकता है कभी आपको ये भी लगे यार बातें बहुत सारी कर दी, पर हमें पता है कि पहली बार जब हमें साइकिल सीखनी होती है ना तो हमें तब ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, हमेशा थोड़ी वो एफर्ट लगाने, फिर तो हम कुछ भी करते हुए साइकिल चला लेते हैं। तो हमें पहले एक बार रास्ते पे पढ़ना है। अब यह है यूनेस्को से मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। आपने बहुत बार सुना होगा कि भैया लाल किला क्या है, यूनेस्को का धरोहर स्थल है, विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसका मतलब यूनेस्को कुछ जगहों को पूरे विश्व की धरोहर डिक्लेयर करती है हर देश में, और भारत में भी ऐसी कुछ साइट है, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, ठीक है। तो इस तरह की पुराना किला, ये सॉरी आगरा का किला है, ये सब चीजें हैं। पर यूनेस्को एक और चीज भी डिक्लेयर करती है, और वो क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। यानी यूनेस्को की एक और लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में यूनेस्को बताती है, यूनेस्को नाम की संस्था, के भाई ऐसी भी कुछ हमारी विरासतें हैं जो हमें बड़े बूढ़े दे गए, जो हमारी पिछली पीढ़ी हमको दे गई। वो बेशक देखो किसी को घर में क्या मिलता है, आपने देखा होगा कि मम्मी ये साड़ी किसने दी थी, कि बेटा तेरी दादी ने दी है, दादी की विरासत। पिताजी को खेत मिला है, दादाजी की विरासत। पिताजी को जमीन मिली है, घर मिला है, दादाजी की विरासत। पर कभी कभी आपने देखा होगा ना, अरे भाई ये लड़का तो अपने दादा पे गया है, कैसे, कि भैया इसके दादा भी बड़े अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे विचारों वाले, सच बोलने वाले, सद्गुणी, और ये भी। तो मतलब विरासत वहां भी मिली है, पर वो संपत्ति जैसी नहीं है, वो ऐसी नहीं है जो सामने हर वक्त दिखती रहे, वो महसूस करने वाली चीज है। वो लोगों को महसूस होती है कि हाँ भाई ये तो अपने दादा से विरासत में मिली ऐसी चीजें। तो वैसे ही कुछ चीजें जो हमें विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रही हैं, उनको हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं बेटा। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यानी ऐसी जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जो सदियों से हमारी संस्कृति में फल रही हैं, फूल रही हैं, जिनका विकास हो रहा है। और ऐसी जो विरासतें हैं हम उनको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं। उन्हें हम छू तो नहीं सकते, उन्हें हम महसूस करते हैं, और वो अलग अलग मौकों पे हमें देखने को भी, उनका प्रदर्शन का भी मौका मिलता है। तो ऐसी ध्यान रखना है। वर्तमान में सबसे पहले सवाल आएगा, 16 है, अभी लेटेस्ट दिसंबर में ही 16वीं हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम तक ये बढ़ेगी। अब पिछली बार जब आपको नवीन सर के नोट्स में 15 दिखेगी, तो वहां पे ये एक और जोड़ लेनी है, जो मैं आज 16वीं बताऊंगा। ये आपने नोट्स बना रखे हो पिछले ही बैच से, तो ये एक और जोड़ लेनी है बेटा। अब ये 16 हो गई है, ठीक है। जब सर ने पढ़ाया होगा तो 15 पढ़ाया होगा, क्योंकि उस टाइम 15 थी, क्योंकि ये अभी जुड़ी है दिसंबर 2025 में। यूनेस्को की एक कमेटी है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पर एक यूनेस्को की कमेटी है, और ये कमेटी हर साल बैठक करती है और देखती है कि दुनिया में क्या कोई ऐसी चीज और आई नजर में जिसको हम पूरे विश्व की विरासत घोषित कर सकते हैं। वो देखने के बाद बेटा फिर ये डिसीजन लेती है। तो ऐसे ही जब ये बैठे थे इस बार, तो इन्होंने हमारी दीपावली को बेटा विश्व के लिए अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की कैटेगरी में मान लिया है, शामिल कर लिया है। तो अब जो हमारी ये 16वीं जी आई है ना, 16वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आई है, जो 16वीं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज आई है, वो बेटा दीपावली है ना। और ये पूछा जाएगा। अब ये 16 आपसे पूछी जाती है अलग अलग तरीके से। कैसे पूछी जाती है, देखो सबसे पहले 2008 में, तो हमारी कोई भी चीज अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सबसे पहले किस वर्ष शामिल हुई, यह पूछा जाता है पहले। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले ध्यान रखना है, 2008 में ऐसा मौका आया जब हमारी 3 चीजों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या कर दिया बेटा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित कर दिया गया। और वो क्या क्या है, तो देखो वैदिक जप की परंपरा। हमारे यहां किसी भी मौके पे जो हम मंत्रोच्चारण करते हैं, चाहे कोई कथा हो रही हो, हवन हो रहा हो, तो इसको, ये है हमारे यहां वैदिक जप की परंपरा, वेदों से जुड़ी हुई जप की परंपरा, यानी कि पूजा की परंपरा। जैसे वेदों में पूजा की क्या पद्धति बताई गई है, भैया मंत्रों के माध्यम से हम ईश्वर को, देवताओं को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो मंत्रों के माध्यम से। तो ये वैदिक जप की जो परंपरा है वो 2008 में जुड़ी। उसी साल आपने देखा होगा दशहरा के अवसर पर जगह जगह रामलीलाएं होती हैं, और वो रामलीला है क्या, उन रामलीलाओं में बेटा रामायण जो है वो दिखाने की कोशिश की जाती है। रामायण ही तो डिस्प्ले होती है हमारी, उसमें इसका डिस्प्ले होता है रामायण का। तो याद रखना, इसी साल जो रामलीला है उसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया गया। और बेटा इन दो के अलावा संस्कृत का एक थिएटर है कुटियाट्टम, संस्कृत का थिएटर है कुटियाट्टम, इसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया गया। तो 3 चीजें हमारी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बनी 2008 में। और सवाल बनेगा, इनमें से कौन सी 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित नहीं हुई थी। और आपको यह बताना है बेटा कि जी 2008 में ये 3 होंगे, एक चौथा और दे जाएगा, तो चौथे वाले को बताना है ये नहीं हुई थी, क्योंकि वैदिक जप की परंपरा 2008, रामलीला 2008, कुटियाट्टम जो कि एक संस्कृत का थिएटर है 2008। तो ये चीजें तो हुई हैं 2008 में। फिर रम्माण है बेटा, ये गढ़वाल हिमालय में चलता है रम्माण धार्मिक त्योहार। रम्माण, तो रम्माण का संबंध किससे हो जाएगा फिर, गढ़वाल क्षेत्र से। तो याद रखना है ये 2009 में शामिल किया गया है। और फिर पूछा जाता है बेटा 2010 की 2 चीजें सबसे ज्यादा। 2010 में हमारी 3 चीजें फिर से शामिल होंगी। पहला तो है मुदियट्टू, जो केरल में नृत्य नाटक यानी ड्रामा भी चलता है, डांस भी चलता है। मुदियट्टू केरल का है, कहां का है, केरल का। सीधे सीधे भी सवाल आता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी राज्य से है बेटा, तो मुदियट्टू का संबंध केरल से है। और 2010 में ये प्लस कालबेलिया, कालबेलिया में भी क्या होता है बेटा, डांस भी होता है, और वहां पे भी क्या होता है, लोकगीत भी गाए जाते हैं, प्लस कालबेलिया। और एक चीज मैंने कल पढ़ाई थी आपको, जब मैं छौ को पढ़ा रहा था बेटा, तो वो भी मैंने बताया था 2010 में ही शामिल हुई। तो ये 3 चीजें जो हैं शामिल हुई हैं 2010 में। तो हमने देखा बेटा 2008 में हमारी 3 चीजें शामिल हुई हैं। कौन कौन सी हैं वो, कौन कौन सी 3 हैं, जल्दी बताओ मेरे साथ। क्या वैदिक जप की परंपरा है, क्या रामलीला है, क्या कुटियाट्टम है, क्या कुटियाट्टम एक संस्कृत का थिएटर है। हाँ बेटा, 2009 में क्या एक ही चीज शामिल हुई, रम्माण। 2009 में रम्माण, इनका साल पूछा जाता है बेटा कौन सी कब हुई है, तो 2009 में केवल एक ही चीज रम्माण। 2010 में बेटा 3 चीजें फिर से आ गई। कौन कौन सी 3 है मेरे साथ बोलो, मुदियट्टू, 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 मुदियट्टू है नहीं है बताओ, देख लो। तो याद रखना है बेटा मुदियट्टू,
कालबेलिया छौ, मुदिएट टू कालबेलिया छौ, मुदिएट टू कालबेलिया छौ। और ये सारी चीजें आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए क्योंकि ये इसी तरह से पूछी जाती हैं। अब सीधे पूछा जाएगा लद्दाख का बौद्ध जप। देखो बेटा, लद्दाख में बौद्ध जप होता है, बौद्ध लोग जो जप करते हैं, जैसे हमने देखा था वेदों में जो मंत्रोच्चार किया जाता है। तो लद्दाख का जो बौद्ध जप है वो 2012 में शामिल हुआ है। तो 2010 के बाद सीधा 2012 में आओगे बेटा, और ये लद्दाख का बौद्ध जप जो है इसमें शामिल हुआ है। फिर संकीर्तन। अच्छा सर, संकीर्तन तो हमने कल देखा था कि तो मणिपुरी नृत्य का ही एक हिस्सा है। संकीर्तन बेटा ध्यान रखना है, जिसमें ड्रम बजाया जाता है, मणिपुर का डांस होता है। तो मैंने बताया था तीन जो भैया मणिपुरी डांस की जो तीन स्टाइल हैं उनमें एक संकीर्तन है, दूसरा लाई हरोबा है, तीसरा रास लीला है। तो ये जो संकीर्तन जो मणिपुरी नृत्य का ही एक हिस्सा है बेटा, इसको भी यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में शामिल किया गया है। तो 2013 में भी क्या है, एक है, 2013 में एक। अब इसके बारे में थोड़ा अलग से भी पूछ लेता है सवाल। देखो ये छौ के बारे में, क्या इनमें से कौन सा एक ट्राइबल वारफेयर डांस है, यानी कि जो केवल डांस नहीं है, जो युद्ध कला भी है एक अपने आप में, युद्ध कला। तो छौ बेटा एक क्या है, या इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कह सकते हैं, या इसे मार्शल टाइप का डांस भी, यानी ये खुद भी एक लड़ाई वाला डांस है। ठीक है, तो ट्राइबल वारफेयर आर्ट है ये छौ जो है, यानी कि इसमें मिक्सचर है डांस का और मार्शल आर्ट का। ये केवल डांस नहीं है, तो इनमें कौन नृत्य और युद्ध कला दोनों का एक मिश्रण है, यानी जो मिक्सचर है बेटा डांस और मार्शल आर्ट का। तो ध्यान रखना है बेटा, ये यहां ये भी यूज हो सकता है, इट इज ए ट्राइबल मार्शल आर्ट। ठीक है, चलिए तीनों जगह मैंने कल भी बताया था, उड़ीसा में मयूरभंज छौ, झारखंड में भैया सरायकेला छौ, और पश्चिम बंगाल में भी बेटा मैंने बताया था आपको। तो पश्चिम बंगाल में जो है वो है पुरुलिया छौ, क्योंकि बंगला लेना है तो पूरा ही लेना है, बंगला लेना है तो पूरा। ठीक है, बंगला लेना है तो पूरा। और फिर मैंने ये भी बताया था कि मयूरभंज छौ के अलावा दोनों में मास्क का यूज होता है, मास्क का। वैसे भी भैया मयूर इतना सुंदर है, उसे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है ना, बाकी जो दो लोग हैं लगाओ मत लगाओ उनकी मर्जी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जंडियाला गुरु के ठठेरे। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं और ठठेरे द्वारा बनाए जाते हैं। पहले आप कहते थे ना ठठेरा, हिंदी में पढ़ा हो जिसने, कि हिंदी में ठैसे ठठेरा बताया करते थे, जो ठोक पीट के बर्तन बनाते हैं ना। तो जंडियाला गुरु के ठठेरे यानी पंजाब में पीतल वगैरह के बर्तन बनाने की कला है। ठीक है, और वो 2014 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया। फिर योग पूछा जाता है बेटा, बहुत योग को कब शामिल किया गया इसमें, योग को 2016 में शामिल किया गया। और फिर पारसियों का उत्सव है बेटा नवरोज, इसको भी 2016 में शामिल किया गया है, 2016 में ही शामिल किया गया है बेटा। ठीक है, चलिए नवरोज के बारे में 2-3 फैक्ट आपको पता होने चाहिए। किसका नववर्ष है, तो जो पारसी है उनका न्यू ईयर है बेटा। जो पारसी लोग हैं वो पर्यावरण के प्रति जो अपनी रिस्पेक्ट दिखा देते हैं, जो अपना रिस्पेक्ट का दिखाने का काम करते हैं, तो वो इस त्योहार पे करते हैं बेटा। ठीक है, और याद रखना है इसमें एक सवाल पूछा गया है कि कौन से उत्सव के दौरान पानी के कटोरे में गोल्ड फिश रखने की परंपरा है, यानी एक ट्रेडिशन है क्या गोल्ड फिश रखने का इन ए बॉल ऑफ वाटर। ठीक है, तो इन बॉल ऑफ वाटर याद रखना है, ये हम नवरोज उत्सव में ही करते हैं। तो पानी के कटोरे में इन बॉल ऑफ वाटर में क्या रखते हैं, हम गोल्ड फिश रखते हैं बेटा नवरोज उत्सव के दौरान। पारसियों का नववर्ष है और पर्यावरण के प्रति पारसी लोगों के सम्मान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कुंभ मेले के बारे में पूछा जाएगा सीधे सीधे बेटा, 2017 में शामिल हुआ। कलकत्ता की दुर्गा पूजा 2021 में शामिल हुआ। गुजरात का गरबा डांस 2023 में शामिल हुआ। और बेटा याद रखना है गुजरात का गरबा जो है 2023 में शामिल हुआ है। कुंभ मेला 2017 में। कुंभ आपको पता होना चाहिए कितनी जगह पे होता है, 4। प्रयागराज यूपी में है। हरिद्वार बेटा कहां पे है, तो हरिद्वार है यूके उत्तराखंड। नासिक कहां पे बेटा, महाराष्ट्र में है। और उज्जैन कहां पे है, एमपी। तो इन 4 जगह पे होता है, पर ध्यान रखना इनको नासिक और उज्जैन में सिंहस्थ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, सिंहस्थ के नाम से भी जाना जाता है। और यह सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, एक बार यहां तक दोबारा देखो जरा। तो हमने देख लिया था, हमने यहां तक देखा बेटा छौ 2010 में शामिल हुआ है।